इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के नहीं पूरे देश के विख्यात फिजिशियन डॉक्टर गणेश नारायण सक्सेना से। डॉक्टर सक्सेना 35 साल तक एसएमएस मेडिकल कॉलेज को, एसएमएस अस्पताल को अपनी सेवाएं देने के बाद इस वक्त महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्राचार्य पद पर हैं और साथ ही महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर भी हैं। मेडिकल प्रोफेशन में लोग इन्हें जीनियस सक्सेना के नाम से जानते हैं, चर्चा करते हैं उनके नाम की, और जैसी इनकी प्रसिद्धि है रोग के निदान में और उपचार में, बहुत ही विख्यात नाम माना जाता है डॉक्टर गणेश नारायण सक्सेना का, जो आज हमारे साथ A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं। डॉक्टर सक्सेना, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये सर्दी का मौसम है, कोल्ड एंड कफ। बिल्कुल, आपकी आवाज़ साफ आ रही है। हाँ, कोल्ड एंड कफ। नमस्कार। ठीक है। हर सर्दी में जी, खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया, अस्थमा का अटैक बिल्कुल आम बात है, लेकिन इस बार सर्दी कुछ खास है। यह है कोरोना काल की सर्दी, और कोरोना काल की सर्दी में हर आदमी डरा हुआ है। सर्दी में जो कुछ होता है लगभग वैसे ही सिम्टम्स कोरोना के भी होते हैं। कोरोना के संक्रमण से भी गला अवरुद्ध होता है, संक्रमित होता है, बुखार आता है, कफ होता है। तो ये एक कैसे इसका बाइफर्केशन हो सकता है कि ये तो कोरोना है और ये खाली सर्दी जुकाम है? आम आदमी कैसे समझे? क्या कोई ऐसा फर्क है जिससे समझा जा सकता हो कि ये तो सर्दी के जुकाम बुखार है, ये कोरोना की वजह से हुआ इन्फेक्शन है? देखिए, इसमें आपने जो प्रश्न किया कि आम आदमी कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर सकता है, कैसे उसमें जांच सकता है कि ये मुझको कोरोना की खांसी है या वैसे, इसमें दो चीज़ें मालूम करनी होती हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कि मौसम बदलने पे या सर्दी में हर साल खांसी जुकाम होता है, जो एलर्जिक कॉफ कहलाता है। वो टेम्परेचर के बदलने से, जल्दी कम होने से, उस समय जो पोलन्स होते हैं अलग तरीके के, उनसे तो वो लोग परिचित होते हैं अपने लक्षणों से कि ये मुझे नवंबर में इस बार ये होगा, मार्च अप्रैल में होगा, फरवरी में होगा। हर व्यक्ति को अपने एलर्जिक प्रॉब्लम्स का पता होता है कि मेरे को हर साल अभी होती है। तो जिन लोगों को मालूम है अपना कि ये खांसी जुकाम उनको होता है, वो यूजुअली उसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, और कोरोना के लक्षण अलग से जो है वो बाद में नज़र आते हैं, जिसमें से कुछ प्रोमिनेंट लक्षण हैं, जिसमें से एक स्मेल, आदमी की जो सूंघने की शक्ति है वो चली जाती है। ये एक ऐसा लक्षण है जो काफ़ी टिपिकल है, जो बहुत कम बीमारियों में मिलता है, और इस समय अगर हम इस पैंडेमिक की बात करें, इस महामारी की बात करें, तो इस समय एक ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और इसके अलावा जो है खांसी जुकाम के साथ अचानक तेज़ बुखार होना, बदन दुखना, या कोई उसके थकान महसूस होना, कामकाज करने की शक्ति क्षीण हो जाना, ये सब पॉइंट करते हैं कि व्यक्ति को अपनी जांच करा लेनी चाहिए। ये ना मान के चलें कि नहीं ये तो कोरोना नहीं है। जब कोई भी महामारी होती है तो उसमें समाज का और व्यक्ति का दोनों का अपना योगदान होता है। वो ये है कि वो महामारी के समय जो लक्षण हैं उनको ये मान के चलें कि वो बीमारी के हो सकते हैं, और अगर बीमारी के हैं तो तुरंत अपनी जांच कराएं। जांच आजकल बहुत छोटी से छोटी जगह पे भी उपलब्ध है और उसकी रिलायबिलिटी भी अच्छी है। तो अगर जांच कराने पे कोरोना के लक्षण जो आ रहे हैं, वो जो लक्षण आ रहे हैं उसमें कोरोना पॉजिटिव आता है, तो तुरंत इलाज करने से आराम जल्दी पड़ जाता है। हमने ये देखा है कि बहुत से लोग अपनी बीमारी को हल्के में लेते हैं या इलाज करते रहते हैं कि भाई चलो देख लेंगे घर पे क्या होगा, कुछ देखा जाएगा, और देर से आते हैं तो उनको इलाज से फायदा होने में की संभावना कम होती है। सिम्टम जिससे कि फर्क कर सकते हो आप खांसी जुकाम सर्दी से होने वाले में और कोरोना से होने वाले इन्फेक्शन में, वो ये है कि सूंघने की क्षमता चली जाती, खुशबू आना बंद हो जाती है, बदबू आना बंद हो जाती है। क्या स्वाद भी
बदल जाता है, स्वाद भी नहीं आता, मीठी चीज का गुड़ का स्वाद नहीं आता, चीनी का स्वाद नहीं आता, ऐसा भी होता है? अपना खाने का जो स्वाद है वो 90% जो है वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी सूंघने की शक्ति कितनी है। क्योंकि जो अपनी जीभ है वो अपने को खट्टा, कड़वा, मीठा, नमकीन तो समझा सकती है, लेकिन ये लड्डू है कि ये जलेबी है, ये डिस्टिंग्विश करने का, इसको फर्क करने का काम जो है वो सूंघने की शक्ति से होता है। तो जो व्यक्ति सूंघ नहीं पा रहा है उसके खाने का टेस्ट भी चला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सूंघने की शक्ति जाते ही, और कितने ही पेशेंट्स आते हैं जो कि पहले लक्षण के साथ सूंघ नहीं पा रहे हैं, तो आपने टेस्ट कराया, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया और वो ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो ये मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ दर्शकों के सामने कि अगर आपको सर्दी जुकाम है या कोरोना है, इसका फ़र्क करना है, तो मूल फ़र्क इसमें यह है कि सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है और आगे चलकर आपको मीठे का स्वाद भी आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो इस तरह आप सूंघने और स्वाद को लेकर के पता कर सकते हैं कि आपको कोरोना है नहीं। लेकिन फिर भी डॉक्टर गणेश नारायण सक्सेना का कहना यह है कि तुरंत ही आपको टेस्ट कराना चाहिए, किसी भी वहम में नहीं रहना चाहिए कि मेरे को ये है कि नहीं है, बल्कि सीधे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी पेंडेमिक की आप समाज को दोगे, पड़ोसी को दोगे, आप अपने बच्चों को दोगे, अपने पिता को दोगे, तो इसलिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए कि है या नहीं है, अपना अंदाजा काम में लेना चाहिए, जाकर सबसे पहले टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, टेस्ट तो करा लिया, और कई लोग आजकल जो चूंकि बहुत प्रचारित हो गई है बीमारी, इसलिए इसका इलाज भी बहुत प्रचारित हो गया है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि एजेक्स 500 लेना शुरू कर देते हैं, मोन्टेर एलसी लेना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि वो इलाज करा रहे हैं, और विटामिन सी की च्यूएबल टेबलेट्स लेना शुरू करते हैं। क्या ये पर्याप्त है या वास्तव में डॉक्टर की सलाह से ही काम करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, और किसी भी व्यक्ति को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए बीमारी को, और ना स्वयं का इलाज करना चाहिए। ज़रा भी लक्षण हो, मैंने जो आपको बताया कि सूंघने की शक्ति जाती है, वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है कि उसकी शक्ति सूंघने की जाएगी। इसलिए केवल इस पर निर्भर रहना कि उसको सूंघने की शक्ति नहीं है जब तक वो वेट करे, ऐसा नहीं है। जहाँ खांसी जुकाम हो, बुखार हो, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेके अपना टेस्ट करा के और इलाज ले लेना चाहिए। अपने आप से इलाज लेके या पास के घर में किसी और को हुआ है वैसा इलाज खुद ले रहे हैं, ये एक बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है व्यक्ति के लिए, किसी भी रोगी के लिए। डॉक्टर साहब, निमोनिया में भी फेफड़े प्रभावित होते हैं और कोरोना में भी फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है। दोनों में मोटे तौर पर क्या फ़र्क है, निमोनिया होने में और कोरोना से इन्फेक्टेड होने में? देखिए, जो निमोनिया जिसको हम लोग हमेशा से देखते आए हैं, जो हर उम्र पे देखा जाता है, बच्चों में भी, बड़ों में, बूढ़ों में, या जिसको ठंड लग गई है, वो एक तरीके के किसी ऑर्गेनिज्म से होता है। न्यूमोकोकस है, क्लेप्सिला है, वो खास तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे ये तरीके का इन्फेक्शन होता है। कोरोना में चूंकि फेफड़े की शक्ति जो है कम हो जाती है, तो वो वाले इन्फेक्शन भी होते हैं, और छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं जो लंग में और हार्ट में जाके असर करते हैं, जिससे व्यक्ति की सांस लेने की क्षमता में कमी आ जाती है। तो निमोनिया है, निमोनिया वर्ड में, लेकिन वो किस कारण से हो रहा है, उसमें ऊपर से क्या प्रॉब्लम आ रही है, इन सब को देखने के लिए हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। आज की तारीख में एक्सरे में निमोनिया आ जाएगा या सीटी स्कैन छाती का होगा, तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि कितना लंग इन्वॉल्व है। और फेफड़े का हम 25 जोन्स में डिवाइड करते हैं, और जो उस 25 जोन में से टोटल देखते हैं कि 5 में, 7 में, 10 में, 20 में, ये फिगर हम देखते हैं। तो 25 में अगर 2-3 तक है तो मानते हैं कि चलो बहुत माइल्ड है, बहुत हल्का है। लेकिन अगर 9 से ऊपर जा रहा है, 8 से ऊपर है, और उसका शरीर का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो तुरंत अस्पताल में ऑक्सीजन लगाने की जहां सुविधा उपलब्ध है वहां पे एडमिट हो जाना चाहिए। कोरोना में भी बहुत सारे लोगों ने मीटर घर में खरीद के रख लिए हैं कि ऑक्सीजन लेवल देखें, 95 को शायद लोग मानते हैं, ऐसी धारणा है कि 95 ऑक्सीजन लेवल है, तो इसका मतलब उनका ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं है। 95 से नीचे आता तो लोग घबराते हैं। तो आप बता सकेंगे कि आम आदमी के लिहाज से कि अगर ऑक्सीमीटर है उसके पास में, तो कितना ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए उंगली में लगाने के बाद कि आदमी कंफर्टेबल माने अपने आप को? देखिए, कंफर्टेबल में ऑक्सीजन लेवल एक मार्कर है, वो एक हमको बताता है कि बीमारी किस हद तक गई है।
वो अकेला मार्कर नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें होती हैं। 95 से ऊपर नॉर्मली भी अपना 95 से 100 के बीच में रहता है रूम एयर पे, जैसे अपन साधारण जिसको भाषा में कहते हैं कि जो अपनी आबो हवा है उसमें वो 95 से ऊपर ऊपर ही रहता है। लेकिन जिसका 98 रहता है वो सडनली 95 हो जाए, 94 हो जाए, 93 हो जाए और गिरता रहे, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी हो रही है, तो भी उसको एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम या लक्षण माना जा सकता है। तो सिर्फ एक 95 का वो 96 हो गया और 94 हो गया, 93 हो गया, इस पर निर्भर नहीं रहना है। साथ में खांसी कितनी है, उसको काम करने में कितनी तकलीफ हो रही है, बुखार कितना है, सब चीज़ों को मिला के ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ऑक्सीमीटर एक अच्छा इंडिकेटर है, उसमें कम हो रही है ऑक्सीजन 95, 4, 80, 85 अगर आती है तो भर्ती होना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हमारा ऑक्सीजन लेवल 98 चल रहा है और बुखार भी हो रहा है, खांसी भी हो रही है और हम इलाज ना लें, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी कोई रोग होता है उसमें किसी एक सिंगल पैरामीटर पे या किसी एक सिंगल बात से अपन फैसला नहीं कर सकते कि इलाज लेना है कि नहीं। ये तो संपूर्ण चीज को देखा जाता है कि व्यक्ति का पल्स रेट कितनी है, उसका बुखार कितना है, उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उसके ब्लड में कुछ इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं जिसको हम डी डाइमर, सीआरपी, इंटरल्यूकिन 6, इस तरीके की जांचें और होती हैं जिनसे हमको अंदाज होता है कि किस व्यक्ति का ट्रीटमेंट होना है, किस लेवल तक होना है, भर्ती करना है, नहीं करना है। और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको कि ऑक्सीजन लेवल दवाइयों के बावजूद कम होता है तो उनको फिर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी देना पड़ता है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि वेंटिलेटर पे रखा गया। जी डॉक्टर साहब, आपने बुखार का जिक्र किया और इसका जिक्र किया पल्स रेट का, कुछ बता सकेंगे कि पल्स रेट और बुखार का ऐसा कौन सा फिगर है जिसके अलावा होने पर चिंता की जानी चाहिए? देखिए, मैंने आपसे कहा कोई एक पैरामीटर नहीं होता है। किसी का बुखार है 98-99 के बीच में ही है, वो सोच रहा है चलो ये तो हल्का सा है, और वो कब 2 घंटे बाद 100 टच कर जाए, 101 कर जाए, 102 कर जाए। तो बुखार होना अपने आप में एक लक्षण है, लेकिन बुखार का लेवल कितना है वो इलाज में एक सिंगल फैक्टर के रूप में नहीं यूज हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए मैंने कहा कि सिर्फ अकेले ऑक्सीजन लेवल से, ऐसे अकेले टेम्परेचर के लेवल से भी नहीं होता, लेकिन हाँ जितना तेज बुखार है ऑब्वियसली उसमें उतनी ही जल्दी इलाज की आवश्यकता है। इसी प्रकार पल्स रेट जो है नॉर्मल व्यक्ति की जो साधारण एक्टिविटी में रहता है उसकी पल्स रेट 78-80 के आसपास रहती है, और अगर वो बढ़ने लगती है 90-95 ऐसे आ जाए पल्स रेट, उसको काम करने में दिक्कत हो रही, चलते ही वो सांस भरने लग जाए, तो वो उसको तुरंत इलाज लेने की ज़रूरत होती है। और केवल ऐसा ही नहीं है कि पेशेंट को सिर्फ फेफड़े में असर होता है या सांस की दिक्कत होती है, इसके बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पे भी, अन्य अवयवों पे भी असर पड़ता है। गुर्दे पे भी असर पड़ता है, हार्ट पे भी पड़ता है, मसल्स में भी पड़ता है। तो ये एक बीमारी है जो सारे शरीर को इन्वॉल्व करती है। मुख्यतः जो है ये केवल अपने फेफड़ों पे अटैक कर रही है, लेकिन साथ साथ और जो शरीर के ऑर्गन्स हैं उन पे भी इस तरीके के प्रभाव डालती है। दुष्प्रभाव जो केवल उस समय ही नहीं बल्कि आगे चलने वाले समय में हम देख रहे हैं कि जो हमारे इस तरीके के रोगी हैं वो ठीक होके, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव होके चले जाते हैं, उनको भी बहुत दिन तक हल्की सी सांस की दिक्कत, खांसी और हार्ट के ऊपर तकलीफ, ये इस तरीके के, या ब्लड प्रेशर में चेंजेस, ये पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो दवाइयाँ काम में ली जाती हैं उनके अपने भी प्रभाव, अच्छे प्रभाव भी हैं, और कभी कभी जैसे हर दवाई के साथ होता है कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जिस व्यक्ति को मान लीजिए स्टीरॉयड दिए गए जो कई बार देने की आवश्यकता होती है, तो उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और उसकी शुगर भी बढ़ेगी। जो लोग बॉर्डर लाइन थे वो शुगर लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ वाली रेंज में आ जाते हैं, या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है जिसको हमें फिर इंसुलिन से कवर करना पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनके दूसरी अन्य बीमारियां हैं, उन पे बीमारी ज़्यादा असर करती है, क्योंकि एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है और जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका इन्फ्लेमेशन लेवल वैसे भी हाई होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत हल्के से लक्षण होने पे भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपने इलाज को शुरू कर देना चाहिए। और शुगर और बीपी पे बहुत सख्त ध्यान रखते हैं। भर्ती हो जाते हैं तो डॉक्टर रखते ही हैं, लेकिन स्वयं भी ध्यान रखें कि कोरोना टाइम में चलो ठीक है आज मिठाई खा ली, आज कर ली,
बट अपनी शुगर को जितना अच्छा नॉर्मल के आसपास रखेंगे, उतना अगर आपके कोरोना इन्फेक्शन होता है तो उसका दुष्प्रभाव कम होगा। जिन लोगों का शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, या जो लोग कर नहीं पाते या हो नहीं पाता उनसे, या किसी कारण से दवाई रह गई, या कोई खाने पीने में शादी ब्याह में ज़्यादा खा लिया और शुगर ज़्यादा होती है, उन लोगों पे ये पाया गया है कि कोरोना बीमारी का असर ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि शुगर जिनका लेवल हाई रहता है, डायबिटीज़ है या बीपी है, उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए, और कोरोना की दवाइयों के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि दवाइयों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों के नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद भी घर आ गए लोग और उसके 5-7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, कोई और अंग ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद आदमी निश्चिंत नहीं हो सकता? नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ये होता है कि व्यक्ति जो है वो दूसरे को बीमारी नहीं फैलाएगा। जो नेगेटिव रिपोर्ट की सिग्निफिकेंस है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि अब वो इस स्थिति में नहीं है कि उससे बीमारी दूसरे को फैले। हालांकि उसको सारे प्रिकॉशंस फिर भी रखने पड़ेंगे कि अपने मास्क लगा के रहना, दूरी बनाए रखना, भीड़ भारी जगहों पे नहीं जाना, तो वो एक अपनी जगह है नेगेटिव रिपोर्ट। लेकिन बीमारी का दुष्प्रभाव जो है बहुत दिन तक चलता है, और आज नेगेटिव आ गया और हम सोचें कि हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल पे आ गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने ये देखा है पूरे वर्ल्ड में जो केसेस आ रहे हैं, लिटरेचर आ रहा है कि ये केवल लंग्स को इन्वॉल्व नहीं करता, ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को भी इन्वॉल्व करता है। और जिस प्रकार दवाइयाँ यूज़ होती हैं, कभी उसमें किडनी पे भी असर आ सकता है, किसी तरह से हार्ट पे भी आ सकता है। तो दवाइयों के दुष्प्रभाव तो हमको हमेशा से मालूम होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोगों के दुष्प्रभाव कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन बीमारी जो व्यक्ति नेगेटिव आ जाए उसके बाद भी प्रॉब्लम जो है वो शरीर में रहती है। उसका हार्ट जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तो तुरंत जाके बहुत मेहनत के काम करना, या मान लीजिए आपकी 6ठी मंजिल 7वीं मंजिल पर दफ्तर है तो सीढ़ी चढ़ के चले जा रहे हैं, तो कुछ दिन के लिए एग्जर्शन जो है वो धीरे धीरे करके ही वापस नॉर्मल पे लाना चाहिए। और इस समय को इसलिए भी यूज़ करना चाहिए कि मान लो किसी के कोरोना होके चुका है, वो पहले धूम्रपान करता है, किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन करता है, तो ये सही टाइम है कि वो उसको बिल्कुल छोड़ दे। वैसे तो हर टाइम ही छोड़ने के लिए सही है, लेकिन ऐसी बीमारी के बाद उस पर दुष्प्रभाव तंबाकू के भी ना हो, तो वो प्रण ले ले कि भाई मेरे इतनी बड़ी बीमारी हुई, मैं उससे निकल आया, चलो अब छोड़ देते हैं। तो उसका एक ही पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी हो सकता है बीमारी का, कि इसको यूज़ किया जाए कि अपन अपने जो अन्य दुर्व्यसन है उनको छोड़ सके। तो शरीर का हर अंग इन्वॉल्व हो सकता है, और नेगेटिव होने के बाद काम के जाने के लिए भी काम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा शारीरिक जो अपनी क्षमता है उस तक कार्य करें या उससे अधिक कार्य करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर साहब लोगों को गर्म पानी का कुल्ला, भाप, विक्स वाली भाप, विटामिन सी की च्यूएबल टेबलेट्स, बीकासूल इंक्लूडिंग विटामिन सी, ऐसा लेने का एक की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और उससे समझते हैं कोरोना से बच सकते हैं या कोरोना होने पर उसका इफेक्ट कम पड़ेगा। क्या इसकी वास्तविकता क्या है? देखिए, आपने जितने नाम गिनाए, विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, या अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं, ये कुछ हद तक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं। लेकिन इम्यूनिटी बढ़ने से कोरोना नहीं होगा। कोरोना नहीं होने का तो एक ही तरीका है, और वो है अपने पे दूसरे से दूरी बना के रखना और मास्क लगा के रखना। और ये पाया गया है कि अगर आप मास्क लगा के रहते हैं, जो इफेक्टिव मास्क है, ये नहीं कि आपने अपना रुमाल मुंह पे रख लिया और सोचा कि मैंने मास्क लगा लिया है, या कोई सामने से आता दिखा तो आपने अपना हाथ जो है वो यूँ लगा लिया कि हाँ मैंने मास्क लगा लिया, ऐसे नहीं। जो इफेक्टिव मास्क हैं, जो पूरी तरह से नाक को, मुंह को ऐसे कवर करते हैं ताकि वो पूरी तरह से कवर्ड रहे। जब किसी व्यक्ति के आप प्रेजेंस में हैं, किसी के पास जा रहे हैं, तो जो सबसे इफेक्टिव वैक्सीन है वो है मास्क और दूरी बनाए रखना। और कोई भारी बीमारी जिसके हो चुकी है उसको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो औरों को अफेक्ट ना करे, तो अपनी मास्क लगा के रखें। डॉक्टर साहब, यक्ष प्रश्न है पूरी दुनिया के सामने कि कोरोना की जो वैक्सीन फाइजर ने बनाई, मॉडर्ना ने बनाई, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और रूस ने भी दावा किया है अपनी
क्या साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं इनके बारे में, इनकी सफलता के बारे में? क्या दुनिया ये भरोसा कर सकती है कि वैक्सीन लगाने के बाद दुनिया कोरोना मुक्त हो जाएगी? देखिए, आपने पहले ही कह दिया कि जो यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न के उत्तर जो होते हैं वो हाँ या ना में नहीं दिए जा सकते हैं कि कोरोना मुक्त हो जाएगी, मैं कहूँ हाँ या कहूँ ना। वैक्सीन जितने भी होते हैं वो वैक्सीन अपने आप सबकी अपनी अपनी लिमिटेड वो होती है कैपेसिटी, कि अपन देख रहे हैं पुराने ज़माने से वैक्सीन यूज़ होती आ रही हैं, मीजल्स के लिए होती है, मम्स के लिए होती है, और 90% 95% वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं। अपन अपने देश में सक्सेस देख चुके हैं, पोलियो वैक्सीन बच्चों को दी जाने से पोलियो की संभावना कितनी कम हो गई। तो जो पहले 1 लाख केस होते थे वो मान लीजिए अगर 1 लाख की जगह 1 हुआ, 10 हुए, 15 हुए, तो एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। इसी प्रकार कोरोना की वैक्सीन से भी अपन ये उम्मीद रखें कि हर जिस व्यक्ति के लगा या अपन ने 1 लाख लोगों को लगाया तो सबके सब उससे बच जाएंगे, ऐसा कभी भी साइंस में नहीं होता है, ना कोई साइंटिस्ट कभी क्लेम करता है। आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, कह रहे हैं 90% इफेक्टिव है, कोई कह रहा है 95% है। किसी ने ये दावा नहीं किया अभी तक कि 100% इफेक्टिव है। अब उस 100% का मतलब ये है कि अगर अपन ने 1 लाख को या 1 करोड़ लोगों को दी तो 1 करोड़ में जो केस पहले अगर 10,000, 5,000 होते थे या 15,000 होते थे, वो फिगर घट के 100, 200, 500 या 20 रह जाएगी। अभी हमारे पास इसका डेटा भी नहीं है, ना साइंटिफिक लिटरेचर में इतना एक्सटेंसिवली अभी इसको यूज़ किया है कि हम इस दावे से कह सकें कि वैक्सीन आते ही बीमारी तुरंत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, हर वैक्सीन से बीमारी की जो सीरियसनेस है, बीमारी की जो इंटेंसिटी है, वो कम होती है। तो अपन वैक्सीन को ये नहीं कह सकते कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का केस फिर भी अगर आएगा तो वो तो एक एक्सपेक्टेड होता है। हर दवाई के साथ, हर वैक्सीन के साथ किसी व्यक्ति पे होता है असर, किसी पे नहीं। तो वैक्सीन से उम्मीदें बहुत बंधी हुई हैं और आशा है कि उम्मीद के हिसाब से ही सबके इसका असर होगा। यूएस में, इंडिया में भी तैयारी हो गई है, सब तरीके की वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज चेन्स बनाई जा रही हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं लोग। सबसे पहले जो है, जो सबसे जिसको फ्रंट लाइन में कहते हैं बीमारी के, हेल्थ वर्कर्स को, जो अपने फौजी हैं उनको, जो भी ज़्यादा संभावित है कि जो किसी से संपर्क में आएंगे तो बीमारी हो सकती है, 50 साल से ऊपर के लोग, डायबिटिक लोग, इन सबको वैक्सीन पहले दी जाएगी और लेट अस होप कि उससे पूरे दुनिया में इस बीमारी को समाप्त करने में बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि ये लोगों में बहुत चर्चा के विषय हैं दो। एक तो मेरे को एक बार कोरोना होके निकल गया, अब दोबारा नहीं होगा, ऐसी भी लोगों में विश्वास पैदा हो गया है। और दूसरा ये चर्चा रहती है कि कोरोना जो वायरस है वो अपना रूप बदल रहा है, अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, घटा रहा है, कुछ ऐसा, कुछ नए तरीके का कोरोना हो रहा है, ऐसी धारणाएं लोगों में आमतौर पे व्याप्त हो रही है। बस ये आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या एक बार जिसको होके निकल गया उसको दोबारा हो सकता है, नहीं हो सकता है? और क्या कोरोना जो भी है वायरस, वो क्या कोई अपना रूप बदल रहा है या कोई इम्यूनिटी आप डेवलप कर लेते हैं, हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो उसके बाद में वो कोई नए तरीके से अटैक करेगा, ऐसी लोगों में चर्चा चलती रहती है? दोनों ही चर्चाएं जो हैं बिल्कुल सही हैं अपने आप में। लोगों के मन में शंका तो होती ही है, लेकिन जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के जो 2 भाग थे, पहला कि जिस व्यक्ति के एक बार कोरोना हो गया उसके दोबारा होगा कि नहीं होगा, 99% तो ये है कि उसके दोबारा नहीं होगा। लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि उसके व्यक्ति के अंदर एंटीबॉडी कितने ज़्यादा डेवलप हुए हैं। और अभी इस बीमारी को इतना लंबा टाइम नहीं हुआ है, विश्व में ही आज मेरे ख्याल से साल भर पहले पहला केस आया था, और किसी भी बीमारी के लिए इसको बड़ा समय नहीं माना जाता। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको दोबारा भी कोरोना हुआ है, लेकिन वो कितने लेवल पे हुआ, पहले उनकी एंटीबॉडी कितनी बनी थी, उस पर अभी तक वो नहीं है। तो कोरोना होके जो फ्री हो जाता है, जो वापस उसका नेगेटिव आ जाता है, कामकाज पे भी जाता है, उसको अपने प्रिकॉशंस वैसे ही रखने होंगे जैसे समाज के अन्य व्यक्तियों को रखने हैं, कि मास्क लगा के रहें और दूरी बना के रखें। इसके कारण 2 हैं, एक तो कि दूसरा कोई रूप अगर लिया है कोरोना ने, जिसके अभी तक कोई अपने पास साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई अपने पास उसका पॉजिटिव आंसर नहीं है, लेकिन हर बीमारी में, ख़ासतौर से जो वायरस होते हैं, वो रूप बदलने में बहुत ही
निपुण होते हैं, अपने को पता रहता है कि ये एक पर्टिकुलर लेवल के, जैसे अपन पहले डेंगू फीवर देख चुके हैं, अपन स्वाइन फ्लू देख चुके हैं, वो एक रूप में आता है, उसकी वैक्सीन बनती है, वो अगले साल 2 साल बाद 5 साल बाद फिर नए रूप में आ जाता है। लेकिन अभी इस बीमारी को इतना समय नहीं हुआ कि अपन ये उत्तर दे सकें कि इससे दोबारा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर बीमारी हुई है, एंटीबॉडी लेवल उसके बढ़े हैं, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेन से दोबारा होने की संभावना नहीं है। और अगर वो रूप बदल लेगा, कब बदलेगा, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, इसको अभी से अपन कह ही नहीं सकते, क्योंकि बीमारी को इतना समय नहीं हुआ है। और वैक्सीन डेवलप हुए हैं, कई लोगों ने इतनी कोशिश करके, रूस ने, यूएसए ने और इन सब जगहों ने, अपने देश ने वैक्सीन बनाने की शुरुआत कर दी है, और इसका रूप यही रहता है। तो फिर वैक्सीन से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, और रूप ना बदले तो धीरे धीरे, चूँकि हल्का हल्का इन्फेक्शन होने से इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे आपने यूज़ किया वर्ड हर्ड इम्यूनिटी, उसकी वजह से भी बीमारी की जो सिवियरिटी है वो कम होती, तीव्रता जो है बीमारी की वो कम होती चलती है, और फिर धीरे धीरे लोग अकस्टम हो जाते हैं। तो इक्का दुक्का केस आता रहेगा, बाकी लोगों में ये नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। एवन टीवी के दर्शकों से आप रूबरू हुए और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानिब से आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला। हो सकता है कोरोना को लेकर कोई नया डेवलपमेंट और हम आपसे एक बार फिर कभी आपको कष्ट दें, बात करना चाहें, अपने दर्शकों से रूबरू कराना चाहें, तो आप हमें इसी तरह सहयोग करेंगे, इस उम्मीद के साथ आपको बहुत शुक्रिया। और ये थे डॉक्टर गणेश नारायण सक्सेना, जाने माने फिजिशियन, जिन्होंने आज हमें कोरोना के बारे में, सर्दी के बारे में, कोरोना से बचाव के बारे में, कोरोना के नए रूप लेने के बारे में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और जनता की समस्याओं का, शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। हेलो डॉक्टर में आज बस इतना ही। सिर्फ इस अपील के साथ आपको छोड़े जाते हैं कि मास्क लगाइए, 2 गज दूरी रखिए, हाथ सैनिटाइजर से साफ कीजिए या साबुन से धोते रहिए। इस वक्त यही बचाव है, यही वैक्सीन है। जब तक वैक्सीन आ नहीं जाता और वैक्सीन आने के बाद उसकी संपूर्णतया, उसके कारगर होने की गारंटी हमें नहीं मिल जाती, प्रमाण नहीं मिल जाते, कोरोना की विदाई इस दुनिया से नहीं हो जाती, तब तक हमें इसी तरह रहना पड़ेगा और मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ, दूरी बनाकर, सामाजिक दूरी के जरिए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत मित्रता, अपने व्यक्तिगत संबंध, अपने रिश्ते नाते टेलीफोन से जारी रखिए, मोबाइल से जारी रखिए, इंटरनेट से जारी रखिए, उन्हें मत तोड़िए। लड़ाई से लड़ने में, रोग से लड़ने में, वातावरण से लड़ने में, भय से मुक्त होने में इनसे बड़ी मदद मिलती है। अपने साथ के लोगों को अपने साथ बनाए रखिए, लेकिन 2 गज दूरी के साथ, टेलीफोनिक संपर्क से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, इन सारे आधुनिक उपकरणों के जरिए सामाजिकता खत्म मत कीजिए, पर बचाव भी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एवन टीवी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।